नमस्कार दोस्तों। तो आपने सुना था कि साहिल और बानी एक दूसरे से मिलते हैं और बानी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या बदतमीजी है। बानी गुस्से में बोलती है, अरे बेबी तुम तो अभी तो नाराज़ हो गई, ऐसी छोटी छोटी बातें कभी कभी हो जाती हैं, जस्ट चिल। साहिल एक टेढ़ी मुस्कान करते हुए बोलता है, फिर बानी के करीब आकर उसे छूने वाला ही होता है कि बानी एकदम से पीछे हो जाती है। लगता है तुम कुछ देर पहले थप्पड़ को भूल गए हो। अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त उसे दोबारा याद दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बानी उसे हंसते देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में बोलती है। इतना सुनते ही साहिल को बानी का मारा थप्पड़ याद आ जाता है। उस थप्पड़ की तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, ना ही तुम्हें भूलने दूंगा, साहिल गुस्से में अपने मन में बोलता है। साहिल जब आसपास देखता है तो सब उन्हें देख रहे थे, वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है, क्योंकि साहिल ऐसा इंसान है जो ज़्यादातर लोग जानते थे कि वो एक नंबर का बिगड़ल, अय्याश और खुद में रहने वाला लड़का था। वो हर दिन कोई ना कोई नया कांड करता रहता था जिसमें मिस्टर खन्ना की इमेज को बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए मिस्टर खन्ना ने साहिल को वार्निंग दी थी कि इस बार उसने कोई भी ऐसी हरकत की तो वो उसकी सारी ऐशो आराम सब बंद कर देंगे और उससे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इसलिए साहिल गुस्से में वहाँ से तो चला गया, पर बानी कि उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गई थी। साहिल किसी भी कीमत पर बानी को पा लेना चाहता था। उसे बानी से कोई पहली नज़र का प्यार नहीं हुआ था। साहिल की आंखों में बस बानी की खूबसूरती इस कदर बस गई थी जिसे वो अब किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बानी की हासिल कर अपने चेहरे पर लगे थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। लेकिन साहिल अब कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जो उसे उसके डैड की नज़रों में उससे बुरा बना दे, और वो बानी को भी हाथ से जाने दे नहीं सकता था। तथा तभी उसी के शैतानी दिमाग में काम करना शुरू कर दिया और हंसकर खुद को शाबाशी देते हुए चला बाहर की ओर चला जाता है। इधर बानी उस रिसेप्शनिस्ट से बताते हुए मीटिंग रूम में जाती है और कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की अपने हाथों में कुछ डिजाइन की फाइल और फैब्रिक साथ लेकर अंदर आती है और उन्हें बानी के सामने रख देती है। एक एक कर बानी उन्हें बहुत ध्यान से देखने लगती है। उसे वो फैब्रिक और डिजाइन बहुत पसंद आती हैं। बानी बुटीक फ़ोन करके नेहा को उसके बारे में बता देती है। फिर फ़ोन कट करके बानी उन डिजाइन्स का ऑर्डर डन कर देती है। कुछ देर बाद बानी मीटिंग रूम से बाहर निकल ही रही होती है कि तभी बानी का दुपट्टा दरवाजे में अटक जाता है। बानी अपने दुपट्टे को वहाँ से निकालती है और वह सही करते हुए जाने लगती है, जिससे उसका ध्यान सामने की ओर नहीं रहता। इधर ऋषभ फ़ोन पर बात करते हुए अपने केबिन से निकलता है। अचानक सामने से आती हुई बानी उससे टकरा जाती है। बानी गिरने वाली ही होती है और डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऋषभ झटके से उसका हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है। बानी को महसूस होता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी और वो सही सलामत है, तो बानी अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने ऋषभ का हैंडसम चेहरा दिखाई देता है, जो उसे एकटक देख रहा था। लेकिन ऋषभ को बानी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ बानी की काली बड़ी बड़ी काजल से सनी खूबसूरत आंखें दिखाई दे रही थीं, जिसमें ऋषभ खोता ही जा रहा था। ऋषभ बानी का चेहरा इसलिए नहीं देख पा रहा था क्योंकि गिरते वक्त बानी का दुपट्टा उसके चेहरे पर आ गया था और उसकी आंखों को छोड़कर बाकी चेहरा ढक गया था, जिससे इस वक्त ऋषभ को सिर्फ बानी की आंखें दिखाई दे रही थीं। सर, ऋषभ का पीए नितिन उसके पीछे से आवाज़ देता है, जिससे ऋषभ अपने होश में आता है और बानी को छोड़ देता है और फिर पीछे मुड़कर नितिन की तरफ देखता है। इतने में बानी अपने को संभाल कर वहाँ से चली जाती है। सर, आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, कुछ देर में आपकी मीटिंग है, नितिन बोलता है। मेरा फ़ोन? इतना कहते कहते ऋषभ रुक जाता है। उसे याद आता है उसका फ़ोन बानी से टकराकर गिर गया था। बानी के बारे में सोचकर वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहाँ बानी नहीं दिखाई देती। ऋषभ के दिल में भूचाल सा आता है, क्योंकि वो बानी को देख नहीं पाया था। उसे गुस्सा भी आने लगता है कि बानी उसे बिना बताए चली गई। बानी की आंखें ऋषभ के दिल को अंदर तक बेचैन कर गई थीं। ऋषभ वहाँ से गुस्से में अपनी मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। दो आंखें जो ऋषभ और बानी को एक दूसरे के इतने करीब देख रही थीं, ये कोई और नहीं साहिल था, जो अपना मोबाइल ऋषभ के केबिन में भूल गया था और उसे लेने के लिए वापस आया था। बानी को ऋषभ की बाहों में देखकर उसके होठों पर एक डेविड मुस्कान आ जाती है। उसने सोच लिया कि बानी को कैसे हासिल करना है। बानी जल्दी से ऑफिस से बाहर निकलकर अपने आप नॉर्मल करती है और ऋषभ के नज़दीक होने से उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थीं। ऋषभ छूने का एहसास बानी को अभी तक महसूस हो रहा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल हो गई थी।
वो अपने आप को नॉर्मल करती है और ऋषभ के ख्याल को अपने दिमाग से झटक कर अपने बुटीक की तरफ चली जाती है। शाम का वक्त मिश्रा भवन बानी घर आती है और अपनी माँ को बोलकर वो सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वानी का ध्यान बिल्कुल भी सामने की ओर नहीं था। सामने से रिया कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनती आ रही होती है और वो सामने आती हुई वानी से टकराकर गिर जाती है। तुम देखकर नहीं चल सकती हो, तुम्हारी वजह से मैं गिर गई, रिया खड़े होते हुए कहती है। क्या हो गया है तुम्हें पानी? आज दिन भर तुम किसी न किसी से टकराए जा रही हो। सुबह कार से टक्कर होते होते बची, दिन में वो लड़का और ये तूफानी मेल। बानी अपने मन में ही यह बोलती है। ओए हेलो, कहाँ खो गई? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? रिया अपनी बातों का ध्यान न देने पर चिढ़ते हुए बोलती है। कुछ नहीं, सॉरी, आगे से ध्यान रखोगे। इतना बोलकर बानी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। बानी की इस हरकत पर रिया बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसे आज बानी के बिहेवियर में फ़र्क नज़र आता है। इसे क्या हो गया? आज कुछ अलग सी लग रही है, इसका ध्यान कहाँ था? रिया अपने मन में सोचते सोचते कह रही होती है और चली जाती है। रात का वक्त, साहिल का फार्म हाउस। साहिल अपने फार्म हाउस में अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। उसे हर तरफ से बानी का खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था। उस पर बानी नशे की तरफ तारी होने लगी थी। अब साहिल पर भारी बानी को हासिल करने की हसरत और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जब उसे आज बानी और ऋषभ को एक दूसरे के करीब देखा तो उसे बानी को बिना किसी टेढ़े रास्ते के हासिल कर लेने का रास्ता नजर आया। साहिल ने ऋषभ को फ़ोन करके अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। कुछ देर बाद उसके बाहर से किसी कार के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये कार ऋषभ की थी। ऋषभ उसके फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। ऋषभ अंदर आता है और वो सीधे साहिल के कमरे में चला जाता है। आओ ऋषभ, वेलकम। मेरे दोस्त साहिल बड़े गर्मजोशी के साथ ऋषभ का स्वागत करता है। अरे तुझे क्या हो गया? हम दिन में ही तो मिले थे, अब तू इस वक्त ऐसे कर रहा है जैसे हम सालों बाद मिले हैं। ऋषभ उस समय सामने एक सोफे पर बैठते हुए बोलता है। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए तेरा वेलकम भी अच्छा होना चाहिए। ये बोलकर साहिल एक वाइन का गिलास ऋषभ को दे देता है। अच्छा ये बता, तूने अचानक ऐसे क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? ऋषभ गिलास लेते हुए कहता है। हाँ, बहुत ज़रूरी बात है जिसमें तेरा और मेरा दोनों का ही फ़ायदा है। साहिल एक घूंट वाइन को पीते हुए बोलता है। ऐसी क्या बात है? ऋषभ अब सीरियस होते हुए कहता है। तुझे डैड से डील भी करनी है, लेकिन तू नताशा से शादी भी नहीं करना चाहता। साहिल बोलता है। हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, पर तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषभ कहता है। बात यह है कि अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो मैं तेरी डैडी से उस डील को कराने में मदद कर सकता हूँ और तुझे नताशा से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। साहिल एक और उससे पीट करके डेविल स्माइल के साथ बोलता है। ऐसा काम? ऋषभ खड़े होकर उसके पास आकर बोलता है। मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई है, या यूँ समझ वो मेरी जिद बन चुकी है और मुझे किसी भी कीमत पर वह चाहिए। लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करती। मैं कोई भी ज़बरदस्ती उस लड़की के साथ नहीं कर सकता। और डैड को तू जानता है ना, अगर मैंने इस बार कोई भी ऐसी हरकत की तो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। लेकिन मैं क्या करूँ? जब से मैंने उस लड़की को देखा है तो उसे हासिल करने की सनक सी मुझ पर सवार हो गई है। अब मैं उसे बिना पाए मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये बोलते वक्त साहिल की आंखों में अजीब सी जिद थी। साहिल, तू पागल हो गया है? तू होश में भी है क्या? तू एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के उसके साथ ऐसा करने के लिए सोच भी कैसे सकता है? ऋषभ गुस्से से खड़े होकर बोलता है। मैंने तुझे यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया, तुझे अपना काम कराना है या नहीं? साहिल उसकी बातों से चिढ़कर बोलता है। तू चाहता क्या है? ऋषभ नासमझी में साहिल की तरफ देखकर पूछता है। इस बात पर साहिल उसका तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता है, जैसे ही वो कहना चाह रहा है कि ऋषभ तू ही सब कुछ करेगा, क्योंकि तुझे ही उस लड़की को मेरे पास लेकर आना होगा। साहिल उसे बोलता है तू, और ऋषभ उसकी बात सुनकर गुस्से से उसे देखता है। ऋषभ का फैसला तू जानता है क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? ऋषभ बहुत गुस्से में बोलता है। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। जब उस लड़की को देखा तो मेरा चैन, सुकून, होश सब खो गया। अब वो लड़की मेरी जिद बन चुकी है, वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। ये बोलते समय साहिल की आंखों पाने के लिए पागलपन साफ दिख रहा था। साहिल, ये बहुत गलत है। किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ गुस्सा करना गलत है। तूने समझ क्यों नहीं आ रहा? ऋषभ उसे गुस्से में कहता है। तू ज़्यादा ज्ञान मत मान, समझा? अगर तुझे ये काम करना है तो मत कर, क्योंकि उस लड़की को तो मैं किसी भी तरह हासिल करके ही रहूँगा। पर जो डील तू डैड के साथ करना चाहता है, फिर उसे हमेशा के लिए भूल जाना। साहिल ये बात ऋषभ को एहसास कराते हुए कहता है। साहिल की ये बात सुनकर ऋषभ लगभग शांत सा हो जाता है। साहिल ठीक है ही कह रहा था। अगर उसे वो लड़की पसंद आ गई है तो वो उसको कैसे भी हासिल कर ही लेगा।
और लेकिन ये डील तो ऋषभ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ऋषभ पर साहिल की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ऋषभ को दिल में एक अनजाना सा दर्द हो रहा था, उसे उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक डील ने ऋषभ को क्या करने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, ऋषभ शांत सी आवाज़ में बोलता है। ऋषभ ही जानता था कि ये सब उसने कैसे बोले, वो ऐसा नहीं था, वो किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता था, पर उसने ऐसा कर दिया। लेकिन इस वक्त उसे अपने आप से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। ये हुई ना मेरे दोस्त ऋषभ रायचंद वाली बात, साहिल खुश होते हुए कहता है। लेकिन इस बारे में मॉम को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तू मुझे अच्छे से जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और हाँ, ऋषभ रायचंद इस वक्त मजबूर ज़रूर है पर कमज़ोर नहीं है। ऋषभ उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोलता है, अरे ऋषभ, तू तो यार सीरियस हो जाता है। आंटी को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलेगी, आई प्रॉमिस। साहिल को पता था ऋषभ कितना खतरनाक है, इसलिए इस समय उसने बचने के लिए साहिल जल्दी जल्दी बोलता है। फिर ऋषभ उसका कॉलर छोड़ देता है। कौन है वो लड़की? ऋषभ बोलता है। मैं उसे नहीं जानता, पर मैंने उसके बारे में सब पता करवाया। उसका नाम बानी मिश्रा है और घर में माँ, पापा और एक भाई और एक बहन है। घर की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए एक बुटीक पर काम करती है। साहिल आंखों में एक चमक के साथ ऋषभ को बताता है। उस लड़की का क्या कोई तस्वीर है? ऋषभ उसकी बात सुनकर साहिल से बोलता है, हाँ हाँ, मैं तुझे भेज रहा हूँ। ये बोलकर साहिल उसे बानी की तस्वीर भेज देता है और ऋषभ वहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर ऋषभ अपनी कार के पास पहुँचकर कार के टायर में एक जोर से लात मारता है। वो इस वक्त गुस्से में पागल हुए जा रहा था। कैसे कैसे एक इतना नीचे गिर सकता है? सिर्फ एक डील के लिए एक लड़की की ज़िंदगी के साथ खेलने जा रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? ये डील मेरे लिए, मॉम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डैड की मेहनत की कमाई जो शेयर्स अनूप अंकल के पास है, उसके लिए ये डील बहुत ज़रूरी है। मुझे न चाहते हुए भी ये करना होगा, ऋषभ अपने मन में सोचता है और अपने हाथ बहुत ज़ोर से कार की विंडो पर मारता है, जिससे उसकी विंडो का थोड़ा शीशा टूट जाता है और कुछ कांच का उसके हाथ में लग जाता है। ऋषभ के हाथ से खून बहने लगता है लेकिन ऋषभ को इस बात पर कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सुबह का वक्त था, मिश्रा भवन। आज सुबह जब बानी उठती है तो उसे कुछ अच्छा फीलिंग नहीं आ रही थी। बानी को ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है। फिर बानी अपने आप को शांत करके उठकर नहाने के लिए चली जाती है। नहाकर वो नीचे पूजा घर में आती है और पूजा की तैयारी करके आरती करने लगती है। आरती होने के बाद बानी सभी को आरती देती है। फिर वो वापस पूजा घर में जाकर जैसे ही वो पूजा की आरती की थाल नीचे रखकर अपना सिर झुकाकर माता रानी को नमन करके अपना सिर उठाती है, वैसे ही उसका सिर आरती की थाल टकरा जाता है और पास रखी कुमकुम की डिब्बी बानी के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसमें रखा सिंदूर उसके सिर पर बिखर जाता है और बानी के आगे माथे और मांग में सिंदूर भर जाता है। बानी तुरंत आसपास देखती है, सीमा जी ने उसे ऐसी तो नहीं देखा, वरना वो उसे देखकर पता नहीं क्या क्या बोलती है। बानी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और आईने के सामने खुद को देखती है। उसका पूरा माथा और बाल उसकी मांग में सिंदूर फैला था और यह सब देखकर बानी को और ज़्यादा बेचैनी होने लगती है और वह जल्दी से सिंदूर को अपने बालों से साफ़ करती है। पता नहीं क्यों आज रह रहकर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, जैसे बहुत बुरा होने वाला है। बानी जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है और अपना नाश्ता करके वो अपने बुटीक के लिए निकल जाती है। दोपहर का वक्त, मिश्रा भवन। सीमा जी और रिया को छोड़कर सभी घर से बाहर गए थे। बीरेंद्र जी अपने काम पर गए थे, बिहान अपने स्कूल और बानी की अपने बुटीक पर गई थी। अचानक घर की मेन डोर की घंटी बजती है। रिया जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने हाथ में एक बैग लिए नितिन खड़ा था। नितिन भी एक सुंदर नौजवान लड़का था, जिसे देखकर रिया की आंखों में चमक आ जाती है और नितिन को एकटक देखने लगती है, जिससे नितिन असहज महसूस करने लगता है। जब बहुत देर तक कोई बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती तो सीमा जी खुद बाहर आती हैं और देखती हैं दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है और रिया उसे देखे ही जा रही है। रिया कौन है? सीमा तेज आवाज़ में बोलती हैं, जिससे रिया होश में आती है और नितिन को अंदर आने के लिए कहती हैं। जी, आपका नाम सीमा मिश्रा है? नितिन अंदर आकर सीमा जी से कहता है। जी हाँ, मेरा नाम है सीमा मिश्रा, पर आप कौन हैं और आपको मुझसे क्या काम है? इस तरीके से, जी मेरा नाम नितिन है और मैं आपके यहाँ आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, नितिन बोलता है। तो सीमा जी गलत फहमी हो जाती है। वो समझते नितिन अपना रिश्ता रिया के लिए लेकर आया है। रिया तो खुशी के मारे पागल ही हो जाती है, क्योंकि घर में रिश्ता सिर्फ रिया का ही आ सकता था, बानी का नहीं। सीमा जी बानी की शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए सीमा जी और बीरेंद्र जी का अक्सर बहुत झगड़ा होता था। अरे आप खड़े क्यों हो, आइए बैठिए, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफ़ी, ठंडा और कुछ? सीमा उसे बिठाते खुशी से बोलती है। जी कुछ नहीं, बस मुझे आपसे बात करनी है, नितिन बोलता है। जी कहिए, ये मेरी बेटी रिया है। आप इसी के लिए तो आप अपना रिश्ता लाए हैं ना? सीमा जी कहते नहीं,
नितिन अचंभे से कहता है, नहीं मतलब? सीमा नासमझी में कहती है, मेरा मतलब है कि मैं अपना रिश्ता नहीं लाया हूँ, मैं अपने बॉस रायचंद इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर ऋषभ रायचंद का रिश्ता लाया हूँ, नितिन उन्हें बताता है। तो सीमा जी रिया तो खुशी से बिल्कुल पागल ही हो जाती हैं कि उनके सिर पर एक बॉम्ब नितिन फोड़ता है। आपकी बड़ी बेटी बानी के लिए सुनते ही रिया गुस्से में बोलती है और बौखला जाती है, जी मेरी बेटी रिया है, हमें किसी और का रिश्ता नहीं करना, आप यहाँ से जा सकते हैं। सीमा जी गुस्से में बोलती हैं, पर आप मेरी बात सुन लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। नितिन उसे समझाते हुए कहता है, क्योंकि उसे ऋषभ की बात याद आती है, वो डर जाता है। कैसा फ़ायदा? सीमा जी बैठते हुए कहती हैं, अगर आप भी शादी के लिए तैयार हो जाती हैं तो आपको इसके बदले पूरे 25 लाख रुपए मिलेंगे। जैसे ही शादी होगी वैसे ही आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। नितिन बोलता है। इतने सारे पैसों की बात सुनकर सीमा जी तो आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन खुश इसलिए भी थी क्योंकि एक शातिर प्लान उनके दिमाग में जन्म ले चुका था। वो उसे ये पूछना तक ज़रूरी नहीं समझती कि बानी से शादी करने के इतने सारे पैसे क्यों दे रहा है। हमें मंजूर है, सीमा जी बोलती हैं। नितिन उन्हें बताता है कि शादी कल होगी, वहाँ से चले जाता है। और रायचंद इंडस्ट्रीज ऋषभ अपने केबिन में खड़ा आकाश की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। पीछे नितिन खड़ा होता है। सर, बानी की माँ इस शादी से तैयार हो गई हैं, पर इतनी आसानी से नहीं मानी, उन्हें इसके लिए 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और सर, वकील को बोलकर पेपर्स भी रेडी करा दिए हैं, नितिन उसे बताता है। ठीक है, ऋषभ बोलता है। नितिन केबिन से चला जाता है। मुझे माफ़ कर देना डैड, मुझे पता है मैं बहुत गलत करने जा रहा हूँ, पर मुझ पर इतना टाइम नहीं है कि इसलिए मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूँ, ऋषभ अपने मन में बोलता है। कुछ देर पहले ऋषभ अपने केबिन में अपने फ़ोन पर बानी की तस्वीर को देखता है, जो कल रात उसे साहिल ने भेजी थी, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कल वो तस्वीर डाउनलोड नहीं हो पाई थी। ऋषभ उस तस्वीर को डाउनलोडिंग में लगा देता है। जैसे ही तस्वीर डाउनलोड हो जाती है, ऋषभ उसे देखने वाला होता है। उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक करने वाले की आवाज़ आती है। वो अपना मोबाइल साइड में रख देता है। ऋषभ से अंदर आने की परमिशन क्या, नितिन अंदर आ जाता है। नितिन, तुम्हारे लिए एक काम है और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। ऋषभ एक फाइल देकर नितिन से कहता है, यस सर। नितिन बोलकर जाने लगता है। अचानक उसे ऋषभ की आवाज़ आती है, मुझे जवाब में हाँ चाहिए, समझिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना आपके लिए कोई और नौकरी ढूंढ लेना। अब तुम जा सकते हो, ऋषभ शांत लहजे में कहता है। नितिन उसकी बात सुनकर बुरी तरह डर जाता है। उसे पता था ऋषभ ने बोला है अगर उसका काम नहीं हुआ तो उसे नौकरी पर पूरा खतरा है। नितिन ऋषभ की बात सुनकर तेज़ी से केबिन से निकलता है, जैसे उसके पीछे शेर पड़ा हो। तो दोस्तों, ये कहानी आज के लिए इतनी ही। अगला पार्ट आपके लिए कल आ जाएगा और आप कल देखिएगा क्या बानी इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कर देगी। क्या होगा ऋषभ और बानी का, क्या इनकी लव स्टोरी शुरू होगी या शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए आपको अगले पार्ट का इंतज़ार करना होगा। अगला पार्ट कल आपको टाइम से मिल जाएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई कहानी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलेंगे आपको अपनी अगली कहानी में, नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।